Lesson class. Let us talk about the enzyme. Enzyme is very important topic in biomolecules. Enzymes are called biocatalysts. What are biocatalysts? Catalysts are those agents which increase the rate of reaction. Why these are called biocatalysts? Because they increase the rate of reaction in the living organism without affecting the quality and क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट. कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ. सपोज ये हम ले रहे हैं एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, और सपोज ये आपके सबस्ट्रेट हैं, यहाँ रिएक्टेंट बोलेंगे इनको, और ये प्रोडक्ट हैं. डीज आर प्रोडक्ट. ये इस एक्सिस पे मैंने एनर्जी ली है, यहाँ सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट. डीज आर प्रोडक्ट. दिस इज सबस्ट्रेट. और ये स्टेट होती है ट्रांजिशन स्टेट. ट्रांजिशन स्टेट. व्हाट इज ट्रांजिशन स्टेट? ट्रांजिशन स्टेट होती है जिसमें ओल्ड बॉन्ड ब्रेक डाउन होते हैं और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट होती है. ट्रांजिशन स्टेट बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं होती, शॉर्ट स्टेट होती है और सबसे ज़्यादा अनस्टेबल स्टेट होती है. ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है. दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ नॉर्मली रिक्वायर्ड. सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने से पहले जो सबस्ट्रेट के बीच के बॉन्ड हैं, सपोज हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की. फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये मिलके कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं, तो ये सारे बॉन्ड ब्रेक डाउन होकर एक नया कंपाउंड बन रहा है. तो एनर्जी चाहिए इन बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन होने के लिए और नया कंपाउंड बनने के लिए. तो ये जो एनर्जी है जिस पर सारे पुराने बॉन्ड ब्रेक डाउन होते हैं, इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं. स्टेट को, एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी. अब जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो आप देखो यहाँ कितनी ज्यादा चाहिए. पहले सबस्ट्रेट इस एनर्जी को ऑब्टेन करेगा, फिर ओल्ड बॉन्ड ब्रेक डाउन होंगे और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगी. एक बात और क्लियर है इससे, सबस्ट्रेट की एनर्जी यहाँ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट. तो ये कैसी रिएक्शन हुई जिसमें एनर्जी बाहर निकल रही है? ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ये एक्टिवेशन एनर्जी है विदाउट एंजाइम. अब हमने इसमें एंजाइम ऐड कर दिया. अब आप ये देखें कि एंजाइम ऐड करने से एक्टिवेशन एनर्जी केवल इतनी रह गई है. तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है विद एंजाइम. एंजाइम ऐड करने से एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम रह गई है. तो सबस्ट्रेट को इतनी एनर्जी एक्वायर करने में बहुत कम टाइम लगेगा. और आप दूसरा देखें, ना सबस्ट्रेट में फर्क पड़ा, ना प्रोडक्ट में फर्क पड़ा. ना सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में फर्क पड़ा, ना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में फर्क पड़ा. केवल डिफरेंस किस में आया? टाइम में. यहाँ टाइम कम लग रहा है, यहाँ टाइम कम लग रहा है, टाइम कम हो गया है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए. दिस इज द फंक्शन ऑफ एंजाइम. फिर हम बात करेंगे एंजाइम काम कैसे करते हैं. फर्स्ट मॉडल दिया एंजाइम एक्शन का, दैट इज कॉल्ड लॉक एंड की मॉडल. अब आपको उससे पहले पता होना चाहिए एंजाइम के हैं. एंजाइम आर द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम विच आर डेरिवेटिव ऑफ आरएनए. एंजाइम में टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनने से कुछ फोल्डिंग होगी. वो फोल्डिंग पॉकेट लाइक कर्वाइसिस हो गई हैं, पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बन गए जिनको हमने क्या बोला? एक्टिव साइट. अब हम बात करते हैं एक लॉक और की. अब मैं की बना रही हूँ. की में क्या होते हैं? पर्टिकुलर ये एलिवेशन होते हैं. एक पर्टिकुलर की एक ही लॉक में फिट होती है. क्यों होती है? क्योंकि उस लॉक में उन पर्टिकुलर एलिवेशंस के लिए पर्टिकुलर ग्रूव बने होते हैं जिसमें वो की फिट हो सकती है. अब सपोज हम किसी पर्टिकुलर
कंपनी के अगर लोग की बात करते हैं, सपोज हैरिसन का एग्जांपल लें, आपके पास हैरिसन के बहुत सारे लोग हैं और की भी बहुत सारी हैं, पर एक लोग एक पर्टिकुलर की से ही क्यों खुलता है? क्योंकि उसके पर्टिकुलर जो एलिवेशन है उसी ग्रूव में फिट होते हैं, उसके अलावा वो फिट नहीं होंगे। तो दिस इज लॉक एंड की मैकेनिज्म। जो सबसे पहले दिया गया था उसको लॉक एंड की मैकेनिज्म माना गया था। लॉक एंड की मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग जो लॉक है दैट इज एंजाइम, उसमें बताया गया कि एंजाइम में ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बन गया है पॉकेट शेप। अब इन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। सपोज मैं कहती हूँ ये स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट के लिए है। ये आपने ध्यान रखना है, जो भी हम डायग्राम बना रहे हैं वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, एक्चुअल में ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता, एक बॉन्डिंग साइट होती है। अब हम कहते हैं ये कार्बोहाइड्रेट है, ये प्रोटीन है और सपोज ये फैट है। अगर आपसे पूछा जाए अब इसमें कौन फिट बैठेगा, कार्बोहाइड्रेट ही फिट बैठेंगे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट के लिए है। इसलिए हम कहते हैं एंजाइम दे आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। अगर एक एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है तो वो फैट को डाइजेस्ट नहीं करेगा, वो कार्बोहाइड्रेट को भी डाइजेस्ट नहीं करेगा। इनको हमने एक्टिव साइट बोला और इसमें देखो कार्बोहाइड्रेट फिट हो जाएंगे। तो एंजाइम क्या करेंगे, जैसे की है, की लॉक को खोलती है, केवल उसने लॉक को खोल दिया, उसके बाद पूरी की पूरी की वैसे ही रहती है, की यूज नहीं होती। इन द सेम वे हमारी बॉडी में जो एंजाइम बनते हैं, एंजाइम केवल कैटालिस्ट का काम कर रहे हैं, जस्ट लाइक की। लॉक का एग्जांपल इसलिए दिया था मैंने यहाँ आपको क्योंकि ये कर्वाइसिस है ऐसी। जैसे की यूज नहीं होती वैसे ही एंजाइम केवल प्रोसेस को कैटालाइज करती है, स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करते हैं, उसके बाद एंजाइम एज सच उतने ही अमाउंट में रहते हैं, एंजाइम भी यूज नहीं होते, वो केवल एक एनर्जी लेवल को कम कर देते हैं। ये एक पर्टिकुलर कंसेप्ट दिया गया कि एंजाइम काम कैसे करते हैं, तो उसमें दिया गया कि एंजाइम एक की तरह काम कर रहे हैं, एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, इसके बाद प्रोडक्ट बना और एंजाइम फ्री हो गई। एंजाइम की क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया, जितने एंजाइम यूज हुए थे उतने ही एंजाइम यूज हुए। तो ये एक कंसेप्ट दिया गया। इसके बाद ये कंसेप्ट चेंज हो गया, दूसरा कंसेप्ट दिया गया जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। ये हमारा हाइपोथेसिस है, लॉक एंड की हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है हमारा इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज ये डस्टर है, इस पे हमने यहाँ एक लाइन लगा दी। ये लाइन इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे कुछ वीक एरिया है। जैसे आप बाजार से कोई भी पैकेट लेते हैं, उस पैकेट पे भी डॉट 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 डले होते हैं और सीजर का निशान लगा होता है कि यहाँ से आप पैकेट को खोलें। ऐसा नहीं है आप कहीं से भी पैकेट खोल सकती हैं। तो वो जहाँ निशान लगे होते हैं वहाँ हल्का सा वीक एरिया होता है। तो सपोज ये डस्टर है, यहाँ पे निशान लगा हुआ है कि अगर डस्टर को कट करना है तो यहाँ से कट होगा। तो डस्टर को आप सबस्ट्रेट की तरह समझें। आप समझें कि एक सबस्ट्रेट है, ये इसमें बॉन्ड है जो कि तोड़ने हैं। अब डस्टर को हम हवा में तो नहीं लटका सकते, इसका मतलब डस्टर को अगर आपने यहाँ से कट करना है तो आपको पकड़ना पड़ेगा। ये हमने पकड़ा और सपोज चलो मैं लाइन थोड़ा ऊपर लगाती हूँ, ये लाइन है ये वाली। सपोज हमने डस्टर को ऐसे पकड़ लिया, तो इसका मतलब एंजाइम, ये हाथ मेरा एंजाइम का काम कर रहा है, तो इसका मतलब एक साइड तो ऐसी है जो कि सबस्ट्रेट को होल्ड करेगी। अब मैं इस एंजाइम की बात करती हूँ यहाँ पे, यहाँ सपोज ये मेरी फिंगर की टिप्स हैं जहाँ पे एक्टिव साइट है, तो वो एक्टिव या कैटालिटिक साइट। अब मैंने इसको ऐसे पकड़ा तो जस्ट मैंने इसको होल्ड किया है और कुछ नहीं किया। पर जब मैं ऐसे करते करते ऐसे आ रही हूँ, ऐसे ऐसे कर रही हूँ, तो क्या हुआ, ये जो मेरी एक्टिव साइट है, जो मेरी कैटालिटिक साइट है, फिंगर को मैंने एंजाइम माना है हाथ को,
ये जो मेरी कैटालिटिक साइट है ये जस्ट कहाँ आ गई, जहाँ के बॉन्ड टूटने हैं वहां आ गई है, ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो इन द सेम वे आप ध्यान रखें कि ये एंजाइम है, एंजाइम दो काम कर रहा है, सबस्ट्रेट को होल्ड कर रहा है। सेकेंड एंजाइम की जो कैटालिटिक साइट है वो कहाँ आ रही है, वो सबस्ट्रेट के बॉन्ड्स के पास आ रही हैं, ताकि ये कैटालिटिक साइट है, ये इसको तोड़ सके। अब हम डायग्रामेटिक करते हैं। ये एंजाइम है, सपोज दिस इज एंजाइम, ये सबस्ट्रेट बनाया है, ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम की ये वाली बट्रेसिंग साइट है। बट्रेसिंग साइट जैसे मैंने हाथ का बताया था कि ये हाथ ने पकड़ लिया इसको, ये बट्रेसिंग साइट है। और यहाँ सबस्ट्रेट में बॉन्ड हैं जो कि तोड़ने हैं, और ये एंजाइम की कैटालिटिक साइट है। ये मैंने आपको फाइनल पोजीशन दिखाई है। फाइनल पोजीशन से पहले ये भी हो सकता है कि अभी ये सबस्ट्रेट को, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि ऐसे पकड़ा है, धीरे धीरे फिर पोजीशन एडजस्ट करके ये दोनों बिल्कुल अलाइनमेंट में आ गई हैं। अब जो एंजाइम की कैटालिटिक साइट है वो क्या करेंगी, सबस्ट्रेट में जो बॉन्ड है उनको ब्रेक डाउन कर देंगी। तो ये थ्योरी है जो कि अब तक हम मानते आए हैं, इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस, इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस ऑफ द एंजाइम, कि जो एंजाइम की बट्रेसिंग साइट है सबस्ट्रेट को पकड़ के रखेगी, कैटालिटिक साइट सबस्ट्रेट के बॉन्ड के पास आएगी, सबस्ट्रेट के बॉन्ड ब्रेक डाउन होंगे, ट्रांजिशन स्टेट भी आएगी, जहां बॉन्ड ब्रेक डाउन हुए, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक डाउन हुए और न्यू फॉर्मेशन शुरू हुई, उसको ट्रांजिशन स्टेट बोला। उसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। रिएक्शन वही दो टाइप की होंगी, या तो प्रोडक्ट की एनर्जी सबस्ट्रेट से कम होगी या ज्यादा होगी। अगर सबस्ट्रेट से कम है इसका मतलब एनर्जी बाहर निकली है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर ज्यादा है इसका मतलब एनर्जी उसने ली है, दैट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड। अगर आपको आता है डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ एंजाइम, ये क्वेश्चन 3 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है। तो आपको इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस ही लिखना है, क्योंकि लॉक एंड की हाइपोथेसिस केवल हाइपोथेसिस ही बन गया है, उसको ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया है। इसके बाद हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक करेंगे एंजाइम के। फर्स्ट, एंजाइम आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। केवल कुछ एंजाइम है, 2 ही एंजाइम है, राइबोन्यूक्लियेज एंड राइबोन्यूक्लियस फॉस्फेट, विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आरएनए। बाकी सभी एंजाइम प्रोटीनेशियस हैं। सेकंड, अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं, आपने पढ़ा भी है प्रोटीन आर मैक्रोमोलिक्यूल, तो एंजाइम भी मैक्रोमोलिक्यूल है, इनका मोलिकुलर वेट बहुत हाई है। थर्ड, फिर बात करते हैं एंजाइम आर स्पेसिफिक इन नेचर, ये आपने देख लिया है। अगर एंजाइम एक प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट नहीं करेगा, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रहा है, लिपिड को डाइजेस्ट नहीं करेगा। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर, दे आर सेकेंडली एंजाइम, दे आर पीएच स्पेसिफिक। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा भी है, एंजाइम एक पर्टिकुलर पीएच पे काम करते हैं। अगर हम अपनी बक्कल कैविटी का एग्जांपल लेते हैं, बक्कल कैविटी में सलाइवा सिक्रीट होता है, सलाइवा में एंजाइम होता है सलाइवरी माइलेज और टाइलिन, जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। ये किस पीएच पे काम करता है, 6.8। फिर हम अगर बात करें इंटेस्टाइन की, इंटेस्टाइन में फैट डाइजेशन के दौरान बाइल जूस आता है। बाइल जूस में बाइल साल्ट और बाइल पिगमेंट होते हैं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब बाइल जूस रिलीज होता है पीएच होती है 8.6 और नियर अबाउट 7.6 या 7.8 पीएच होती है जब बाइल जूस इंटेस्टाइन में आता है। तो बाइल जूस एल्केलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में भी होता है, पर प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में कंप्लीट क्यों नहीं होता, क्योंकि स्टमक में उसको HCl के कारण एल्केलाइन मीडियम ही नहीं मिल पा रहा है, एसिडिक मीडियम मिल रहा है। तो कंप्लीट डाइजेशन के लिए एल्केलाइन मीडियम चाहिए, जो कि उसे कहाँ मिलता है, इंटेस्टाइन में मिलता है। तो ये बात होगी पीएच स्पेसिफिक। उसके बाद है
एंजाइम दे वर्क इन द टीम। टीम का मतलब है आपके अभी एक प्रोसेस पढ़ोगे ग्लाइकोलिसिस, दैट इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। जैसे मैं आपको यहां समझाती हूँ। ए एंजाइम नंबर 1, बी एंजाइम नंबर 2, सी एंजाइम नंबर 3। ए सबस्ट्रेट है एंजाइम 1 के लिए और बी प्रोडक्ट है, पर एंजाइम 2 के लिए बी सबस्ट्रेट है, सी प्रोडक्ट है। एंजाइम 3 के लिए सी सबस्ट्रेट है, डी प्रोडक्ट है। इसका मतलब एंजाइम किस में काम कर रहे हैं? एंजाइम एक टीम में काम कर रहे हैं। एक एंजाइम का प्रोडक्ट दूसरे के लिए सबस्ट्रेट का काम कर रहा है। दिस इज द टीम वर्क ऑफ एंजाइम। और इस टीम वर्क में अगर एक भी एंजाइम एब्सेंट हो जाएगा पूरी चेन टूट जाती है। फिर हम बात करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टर्नओवर नंबर। आपने सुना होगा कि एक पर्टिकुलर फैक्ट्री का इतना टर्नओवर है पूरे साल का। टर्नओवर का मतलब प्रोडक्शन, कि वो इतनी प्रोडक्शन कर रही है। ऐसे ही एंजाइम का भी टर्नओवर नंबर होता है। व्हाट इज द टर्नओवर नंबर? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के कितने मॉलिक्यूल दे आर एक्टेड अपॉन बाय 1 molecule of enzyme per minute। एक मिनट में एंजाइम का एक मॉलिक्यूल कितने सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल पे काम करता है? कुछ एंजाइम है 30,000 सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल को एक मिनट में प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब अगर हम बात करें, हाईएस्ट टर्नओवर नंबर इज ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। आपने पढ़ा हुआ है, ये किसमें पढ़ा है आपने? रेस्पिरेशन में। एंजाइम का होता है, एंजाइम मिलता है ये हमारी आरबीसी में। दिस इज द कार्बोनिक एनहाइड्रेज। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द टर्नओवर नंबर। फिर हम टेम्परेचर की बात करें। एंजाइम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बहुत अच्छा काम करते हैं और वो टेम्परेचर होता है मैक्सिमम 25 to 35 डिग्री सेल्सियस, या 37 भी बोल सकते हैं क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 है। उससे कम या ज्यादा टेम्परेचर पे एंजाइम काम नहीं करते या एंजाइम की वर्किंग कम हो जाती है। अब आपने एक फ्रूट लिया, गर्मी का मौसम है, फ्रूट को तोड़ा आपने और बाहर रख दिया। धीरे धीरे आप देख रहे हो कि वो फ्रूट गल रहा है। वो फ्रूट क्यों गल रहा है? हम तो कहते हैं वो गल रहा है, पर फ्रूट ओवर राइपन्ड हो रहा है क्योंकि बाहर उसको एक टेम्परेचर मिला। प्लांट ने कंट्रोल कर रखा है। प्लांट में हार्मोन होता है हमारे गिबरलिन। गिबरलिन कंट्रोल करता है, फ्रूट को गलने नहीं देता, उसकी मार्केट वैल्यू को इंक्रीज करता है। पर जब आपने पेड़ से तोड़ के रख दिया, पेड़ से तोड़ने के बाद कोई चीज, फ्रूट या वेजिटेबल जितना टाइम खाने के लायक रहती है उसको बोलते हैं शेल्फ लाइफ। वो गलने लग गया है। क्यों गल रहा है? क्योंकि उसके अंदर एंजाइम है जो कि कांस्टेंट वर्किंग कर रहे हैं और फ्रूट को गला रहे हैं। दूसरा पॉइंट, आप उसको फ्रिज में रख दें तो वो गलेगा नहीं। तभी क्या होता है, पोटैटो को या फिर एप्पल को कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। केवल किस लिए रखते हैं? एंजाइम की एक्टिविटी कम करने के लिए। बहुत हाई टेम्परेचर अगर हम देते हैं तो भी एंजाइम काम नहीं करते। आप एक एग्जाम्पल कर सकते हैं, आप घर में दही जमाते हैं तो दूध का टेम्परेचर आप बॉइलिंग नहीं रखते। दूध का टेम्परेचर आप बॉइलिंग रख के देखें, दही नहीं जमेगी। क्यों? क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के एंजाइम इतने हाई टेम्परेचर पे काम ही नहीं करेंगे। एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो सारा खत्म हो जाएगा, जिसको बोलते हैं डीनेचुरेशन। इसमें फिर एक बात है, अगर हम लो टेम्परेचर पे रख रहे हैं तो एंजाइम को जब टेम्परेचर हम हाई करेंगे, हाई का मतलब 40 डिग्री सेल्सियस तक, एंजाइम की वर्किंग रिगेन हो जाएगी। पर अगर आपने शुरू में हाई टेम्परेचर पे रखा तो एंजाइम के सारे बॉन्ड टूट जाते हैं, वो बॉन्ड रिगेन हो ही नहीं सकते। उसके बाद आप कितना ही टेम्परेचर कम कर लो, एंजाइम काम
नहीं करेगा। तो इतना ही करेंगे बेटा इस लेक्चर में। एंजाइम का एक लेक्चर और रहता है नेक्स्ट वीडियो में, और इसको बहुत अच्छे से करें आप विद एग्जांपल्स।